हेलो फ्रेंड्स, एक्ससीएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं मोहम्मद अफजल और आज की इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं पूर्वांचल हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ का। पिछली क्लास में हमने जो है हिमालय के दर्रे पढ़े थे। मुझे आशा है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। उसमें मैंने एक एक पॉइंट को आपको डीपली समझाने का प्रयास किया था। उसमें मैंने हिमालय के दर्रे भी बताए थे, साथ ही साथ आपको भारत के भी प्रमुख दर्रे बताने का प्रयास किया था और एकदम सूक्ष्म तरीके से एकदम एक एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास किया था। और आज की इस क्लास में भी वही हम करेंगे। इसमें जो है हम पूर्वांचल हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। पूर्वांचल हिमालय आप यहाँ देख रहे हो, ये पूर्वांचल हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, इसको इसमें काफ़ी अंतर है, ये एक नहीं है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ और पूर्वांचल का हिमालय, इसलिए पूर्वांचल का हिमालय को पूर्वोत्तर का भी हिमालय कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पूर्वांचल हिमालय लिखा है, आप इसको पूर्वोत्तर का हिमालय भी कह सकते हो। तो पूर्वांचल का हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में ये समान नहीं है, इसमें बहुत सारा अंतर है। कैसे इसमें इतना अंतर है? देखिए, पूर्वांचल का हिमालय जो मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था, जब मैंने आपको हिमालय का विभाजन पढ़ाया था, तो एक प्रसिद्ध जो है विद्वान थे, उनके अनुसार मैंने आपसे कहा था, सर जीएस बुराड़ के अनुसार मैंने कहा था आपसे कि हिमालय को जो है प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा था। मैंने आपको बताया था पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। मैंने आपसे कहा था कि तीस्ता नदी से लगा करके ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो भी हिमालय क्षेत्र था वो कहलाया था जो है असम हिमालय। और ब्रह्मपुत्र के बाद यानी ब्रह्मपुत्र से लगा करके अराकान योमा तक जो कि पड़ता है म्यांमार में, तो वो जो पूरा हिमालय क्षेत्र था वो कहलाया था आपका पूर्वांचल हिमालय। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ क्या है? देखिए, इसमें क्या है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में हम वे पहाड़ियाँ पढ़ेंगे जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं और वो भी पहाड़ियाँ पढ़ेंगे जो हिमालय का भाग नहीं है। जैसे गारो, खासी, जयंतिया, जो मेघालय में 3 जो है पहाड़ियाँ आपको यहाँ हम आगे पढ़ेंगे उसको, तो वो जो तीनों पहाड़ियाँ हैं वो जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, वो हिमालय का भाग नहीं है। तो वो पहाड़ियाँ और इसमें कुछ हिमालय की पहाड़ियों के सम्मिलित रूप को कहा गया है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। तो इन दोनों में काफ़ी सारा अंतर है। पहला अंतर है कि जो आपका पूर्वांचल यानी जो हिमालय है, ये मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय का भाग है और इसका जो निर्माण हुआ है वो निर्माण हुआ है वलन से। मैंने आपसे कहा था कि जब भारतीय प्लेट चूंकि भारी थी और जो यूरेशियन प्लेट थी चूंकि हल्की थी, तो जब ये भारतीय प्लेट नीचे सबडक्ट हुई और यूरेशियन प्लेट जो हल्की थी ऊपर जो फ्लूट हुई, तो इनके जो है इस तरीके से इसमें जो क्या हुआ कि जो तैथी सागर था और उसमें भरा हुआ था, बीच में भरा हुआ था जो है सेडिमेंट्स, उसमें भरा हुआ था अवसाद, और उन अवसादों ने एक जो है धीरे धीरे वलन का रूप ले लिया, जिससे आपके हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो उसी तरीके से लेकिन जो आपकी पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों का निर्माण जो कई प्रकार की चट्टानों से हुआ है, आगे हम जानेंगे उसको। तो इसमें कई सारा अंतर है। जो पूर्वांचल हिमालय है वो हिमालय का भाग है, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं इसमें कुछ पहाड़ियाँ हिमालय का भी भाग हैं और कुछ पहाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो जिनका निर्माण जो हिमालय से पहले हो गया था। तो हम सबसे पहले पूर्वांचल का हिमालय देखेंगे और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ भी देखेंगे। इसको सर्वप्रथम हम देखते हैं, ये जो मैंने मैप आपके लिए जो ड्रॉ किया है, तो इस मैप को आप देखिए, ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है। ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है और पूर्वोत्तर भारत में जो है आपको पता ही होगा कि जो है 8 स्टेट आते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कितने स्टेट हैं? 8 स्टेट हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, इसमें कितने स्टेट हैं? 8 स्टेट हैं। वो कौन कौन से स्टेट हैं हम आइए देखते हैं उसको। देखिए, जो ये स्टेट आप यहाँ जो ये भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये जो अंगूठे की आकृति है, ये है सिक्किम। ये सिक्किम है। और सिक्किम के बाद आप यहाँ आएंगे, ये वाला भाग इस तरीके से, ये वाला भाग देख पा रहे हो आप, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जब नीचे आप आएंगे यहां पर, ये आपका है नागालैंड। ये कौन सा है? ये है आपका नागालैंड। नागालैंड के बाद जब नीचे आप आएंगे यहां पर इस तरीके से, ये आपका है मणिपुर। मणिपुर। उसके बाद जब नीचे आप आएंगे यहां पर, तो इस तरीके से ये आपका है मिजोरम। और ये आपका है त्रिपुरा।
त्रिपुरा के बारे में आप एक बात जान लीजिए फ्रेंड्स, की जो त्रिपुरा है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक तख्ता पलट हुआ है और इसमें काफ़ी सारी जो है उथल पुथल भी हुई है और शेख हसीना जो है ने जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया है। ये बहुत चर्चित अभी जो है हाल ही में जो है ये घटना हुई है। तो त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा के बाद आप यहाँ आएंगे, ये वाला स्टेट ये आपका है, ये है आपका मेघालय। ये क्या है? ये मेघालय है, मेघालय। उसके बाद यहाँ से ये जो स्टेट है ये, तो ये जो पूरा ये जो है ये आप देख पा रहे हो, ये है असम। ये क्या है? असम है, असम। और यहाँ ये जो देख पा रहे हो ये है आपका पश्चिम बंगाल। हालांकि जो पश्चिम बंगाल है वो आपका पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है। तो अगर स्टेट हम गिनेंगे तो एक, आप देखोगे इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 स्टेट होते हैं पूर्वोत्तर भारत में। लेकिन इसमें से जो 7 स्टेट हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, सिक्किम को छोड़ दीजिए, जिसमें कि आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये और असम को, तो इन जो है 7 स्टेट को जो है 7 स्टेट सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 स्टेट सिस्टर। इन 7 स्टेट को 7 स्टेट सिस्टर क्या कहा जाता है? 7 स्टेट सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें से आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय 7 स्टेट कहा जाता है। और आप देख पा रहे हो कि जो ये 7 स्टेट होते हैं, ये इस तरीके से आप एक जो मैप देख पा रहे हो आप इसका पूर्वोत्तर भारत का, एक मुर्गे की आकृति का है जो एक गर्दन से लगा हुआ है और इसमें 7 स्टेट हैं। उसी तरीके से जो असम है तो ये जो है 7 स्टेट से लगता है। जो असम एक आप स्टेट है ये 7 स्टेट से लगेगा। आप देख पा रहे हो कैसे कहाँ से लगता है। असम जो है आपका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो जो है सिक्किम से भी लगता है ये पश्चिम बंगाल। उसी तरीके से ये जो आपका पूर्वोत्तर का भारत है तो इसमें कुछ इस तरीके से स्टेट हैं। अब हम इसमें देखते हैं, हमने चर्चा की थी आपसे, मैंने आपसे कहा था कि एक ये जो सिक्किम है तो सिक्किम के पास से एक नदी निकलती है, यहाँ से इस तरीके से ये नदी निकलती है, उस तरीके से जाकर ये बांग्लादेश में हो जाती है। और इस नदी का मैंने नाम आपसे कहा था, ये नदी कौन सी है? ये नदी है तीस्ता नदी है। और इस तरीके से सिक्किम से ये प्रविष्ट होकर यहाँ से निकलती है। और एक नदी मैंने आपको यहाँ और बताई थी, एक नदी ये बताई थी मैंने आपको, इसका नाम मैंने आपको सांगपो कहा था। क्या कहा था? सांगपो। यहाँ मैं लिख देता हूँ सांगपो आपसे कहा था। सांगपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जब एंट्री करती है तब इसका नाम हो जाता है दिहंग। क्या हो जाता है इसका नाम? दिहंग हो जाता है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती हुई जब ये असम में एंट्री होती है इसकी, तब जो है ये इसका जो है ब्रह्मपुत्र हो जाती है और इस तरीके से ये बहते हुए इस तरीके से जाकर के ये मिल जाती है, इससे तीस्ता से मिल जाती है। और इस तरीके से ये नदी मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था कि तीस्ता से लगा करके यानी यहाँ तक ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो इस हिमालय क्षेत्र को कहा गया था जो है असम हिमालय। और उसके बाद फिर इस तरीके से आप आगे आएंगे यहाँ से दिहंग के आगे, तो ये जो पूरा यहाँ पर ये अराकान योमा है, ये क्या है? अराकान योमा, यानी हिमालय का ही एक भाग है, लेकिन इसको म्यांमार में क्या कहा जाता है? अराकान योमा कहा जाता है। अराकान योमा कहा जाता है इसको। तो उस तरीके से ये हमने समझा था। तो यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये असम हिमालय और यहाँ से लगाकर के अराकान योमा तक का जो भाग था वो था आपका पूर्वांचल हिमालय या पूर्वोत्तर का हिमालय। ये हमने समझाया था। अब आज की इस क्लास में हम बारी बारी से एक स्टेट वाइज इसको समझते जाएंगे कि कौन सा जो प्रमुख इसकी जो है पूर्वांचल हिमालय की प्रमुख पहाड़ियाँ या फिर पूर्वोत्तर हिमालय की प्रमुख पहाड़ियाँ हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिक्किम से ही। किससे स्टार्ट करते हैं? सिक्किम से स्टार्ट करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सिक्किम में स्टार्ट करते हैं। सिक्किम, देखिए सिक्किम में यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक श्रेणी देखने को मिलेगी, ये श्रेणी, और उस श्रेणी का नाम है दार्जिलिंग श्रेणी।
दार्जिलिंग श्रेणी। और दार्जिलिंग जो श्रेणी है तो यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल तक ये फैली हुई है। और दार्जिलिंग श्रेणी के अलावा जो है यहाँ पर मैंने आपको 2 दर्रे भी बताए थे। मैंने यहाँ पर जब मैंने दर्रे का जो पार्ट पढ़ाया था उसमें आपको, तो वहाँ पर मैंने आपको दर्रे बताए थे। एक दर्रा यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था और एक दर्रा मैंने आपको यहाँ पर बताया था। एक दर्रा मैंने ये बताया था आपको, ये था नाथुला। और एक दर्रा मैंने ये बताया था आपको, ये था जेलेपला। इन दोनों दर्रों का मैंने आपको जो है सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामरिक महत्व भी बताया था। मैंने आपसे कहा था कि जब जो है भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था तो नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था। और भारत और चीन का जो व्यापार होता है वो इसी दर्रे की सहायता से होता है। 2006 में इस दर्रे को खोल दिया गया है और अब जो है एक गति पकड़ ली है भारत और चीन के मध्य व्यापार की। तो इसी की ये जो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण दर्रा है नाथुला दर्रा, और जो है कई जो है तथ्यों की इससे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर भारत और चीन के संबंधों के बारे में। उसी तरीके से एक दर्रा मैंने ये बताया था आपको, जेलेपला दर्रा। देखिए जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम और इसको जोड़ता है तिब्बत को, और जेलेपला जो दर्रा है तो इसके क्या होता है कि इस जेलेपला दर्रा से भी क्या होता है कि ये भी सिक्किम को और जो है किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है तिब्बत को। किसके सहायता से? हम जेलेपला की दर्रे की सहायता से जो है दार्जिलिंग श्रेणी से जो है चुंबी घाटी जो है से होते हुए जो है तिब्बत जाते हैं। चुंबी घाटी आपको यही दार्जिलिंग श्रेणी में देखने को मिलेगी। काफ़ी प्रसिद्ध जो है घाटी है चुंबी घाटी। तो जब हम यहाँ से सिक्किम से जाएंगे तो चुंबी घाटी से होते हुए जो है हम जो है तिब्बत की ओर जाएंगे। तो इस तरीके से ये मैंने जाना था। उसके बाद हमने जाना था कि ये जो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक शहर स्थित है, दार्जिलिंग शहर। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दार्जिलिंग शहर। ये जो बेसिकली फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में, और काफ़ी जो है बढ़िया शहर है ये दार्जिलिंग शहर, और जो है काफ़ी खूबसूरत है। लोग पर्यटन के लिए यहाँ बहुत आते जाते हैं। उसी तरीके से तो ये हमने सिक्किम में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हमने जान ली। उसी तरीके से ये जो आपकी तीस्ता नदी है ये इसी दार्जिलिंग श्रेणी को काटते हुए जाकर के यहाँ पर जो है बांग्लादेश में मिलती है, ये हमने जान लिया। सिक्किम में हमने ये जो इतनी चीज़ें जान ली। अब हम बढ़ते हैं जो है अरुणाचल प्रदेश की ओर। अब हम बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। यहाँ पर हम लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो आप ये देख पा रहे हो, ये हिस्सा, तो इसमें इस हिस्से में जो है, और एक बात और जान लीजिए सिक्किम के जो है बारे में, यहीं पर एक जो है एक मध्य महान हिमालय का एक प्रमुख जो है पर्वत चोटी यहीं पर स्थित है, जिसका नाम है कंचनजंगा। ये भी जो कहाँ पे स्थित है, ये भी स्थित है आपकी सिक्किम पे। इसके बारे में भी जान लो। काफ़ी जो है ये भारत की सबसे लंबी ऊंची चोटी है। बात की जाए तो सबसे लंबी चोटी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, बट देखा जाए K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है वो जो है पाकिस्तान के अधिकार में आता है, POK में स्थित है, और POK पर जो है पाकिस्तान का कब्जा है। तो अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन कंचनजंगा जो है तो उस हिसाब से जो है भारत की सबसे ऊँची चोटी होगी। तो अरुणाचल प्रदेश की ओर हम देख रहे हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपको कुछ जो है यहाँ पर स्थित जो कुछ 4 पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी। उसको हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी है। देखिए यहाँ से पर्वत श्रेणी जो है स्थित है उसको कहते हैं आका। एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी आपको और देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं डफला। एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर और आपको देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं मिरी। और उसके थोड़ा आगे जाने पर एक पर्वत श्रेणी और आपको देखने को मिलेगी जिसे कहते हैं अबोर। तो सबसे पहली इसमें श्रेणी हमें देखने को मिलेगी, पहली जो है आका, दूसरी है डफला, तीसरी है मिरी, और चौथी है आपकी अबोर।
इनके विषय में आप ये जान लीजिए कि जो ये चारों श्रेणी हैं आका, डफला, मिरी और अबोर, ये जो है शिवालिक का भाग है। बेसिकली जो ये पूरी श्रेणी है ये शिवालिक की ही श्रेणी थी। तो इन जो है यहाँ पर गुजरने वाली प्रमुख नदियों ने इस श्रेणी को काट दिया है। जब मैंने आपको शिवालिक बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो शिवालिक हिमालय है आपका, ये नदियों द्वारा खंडित है, इसको नदियों ने जो है स्थान स्थान पर काट दिया है। तो वही स्थिति क्या हुई कि इस पूरी जो श्रेणी ये कहलाती है शिवालिक श्रेणी, और क्या किया गया था, इसको जो है काट दिया गया था। इसको जो है जगह जगह पे नदियों ने काट दिया था। तो कौन कौन सी नदियों ने इसको काटा था ये भी आप देख लीजिए। देखिए, एक नदी जो यहाँ से गुजरती है इस तरीके से, ये सब जो नदियाँ हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो एक नदी ये है, ये आपकी है ये नदी आपकी है भरेली। भरेली। दूसरी नदी जो डफला और मिरी के मध्य यहाँ प्रभावित होती है, जाकर के मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से, इसका नाम है आपका रांगा नद। और जो तीसरी नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, जो जाकर के यहाँ ब्रह्मपुत्र मिल जाती है यहाँ इस तरीके से, इसको कहते हैं सुबनश्री। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे सुबनश्री। सुबनश्री। इन्हीं तीन नदियों ने जो है इस श्रेणियों को काट डाला है, जिसे कि जो है ये जो है श्रेणी पूरी तरीके से बीच बीच में खंडित है। तो जो ये चारों जो श्रेणी आप देख पा रहे हो, तो इन श्रेणियों के नाम पर ही इस क्षेत्र में जो है जनजातियां पाई जाती हैं। यानी आका, डफला, मिरी और अबोर, जो ये एक श्रेणियों का नाम है, तो इन्हीं श्रेणियों के पास कुछ जो है आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जो है जिनका नाम भी इन्हीं श्रेणियों के नाम पर है। इस तरीके से आका, डफला, मिरी और अबोर, तो इन्हीं के नाम पर जो है वहां पर क्या है, इन्हीं के नाम पे यहां हम लिख देते हैं, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम से यहां पर जनजातियां निवास करती हैं। जनजातियां निवास करती हैं। यानी अगर आपसे इसमें कई बार पूछ भी लेता है कि जो है अबोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, या मिरी जनजाति कहाँ पाई जाती है, या आका जनजाति या फिर डफला जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप कह सकते हो कि जो है इन्हीं श्रेणियों के मध्य ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। जो ये एरियाज़ आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इस एरियाज़ में जो वन होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। क्यों वर्षा होती है कि जब यहाँ बंगाल की खाड़ी से जब मानसून इंटर होता है यहाँ पर, तो इस एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसी के लिए जो है आपको यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। और जो है और उसके साथ ही साथ जो होती है, जो यहाँ की जनजातियाँ हैं आका, डफला, मिरी और अबोर, वो जो है दो प्रकार की खेती करती हैं यहाँ पर। एक खेती आपकी है जिसको झूम कृषि, और दूसरी है सीढ़े नुमा की जो है कृषि, या सीढ़ीदार कृषि भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ की जनजातियाँ मुख्यतः दो प्रकार की खेती करती हैं। पहली है आपकी झूम कृषि और दूसरी है सीढ़ीदार कृषि। तो हम समझेंगे यहाँ पर इसको। पहली कृषि कौन सी है इनकी जो करते हैं, ये झूम कृषि। देखिए झूम कृषि क्या होती है जो है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की खेती होती है जो भारत के पूर्वोत्तर साइड में की जाती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ की जो जनजाति होती है वो किसी जो है वन को काटते हैं। अब वन में क्या है, बांस और चीड़ के पेड़ रहते हैं जो आसानी से कट सकते हैं। तो इन पेड़ों को काट करके उसको साफ करते हैं, फिर इसमें जो है वो खेती करते हैं, एक फसल दो फसल उगाते हैं। जब उस भूमि की जो है उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है, उसके बाद ये किसी दूसरे जो है वन की तलाश करते हैं, फिर वहाँ पर पेड़ों को काटते हैं। पेड़ों को काटने के बाद फिर जो है वहाँ पर खेती करते हैं। जब फिर उस जो है मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है तो किसी तीसरे वन की तलाश करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को कहा जाता है फ्रेंड्स झूम खेती या झूम कृषि कहा जाता है। और जो जनजाति है आका, डफला, मिरी और अबोर, इसी प्रकार की जो है खेती यहाँ करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी कृषि है यहाँ पर इनके द्वारा होती है वो है सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि, ये कृषि क्या होती है, ये पहाड़ी स्लोपों पे होती है, पहाड़ी ढालों पे होती है। कैसे होती है, इस तरीके से मान लीजिए ये कोई पहाड़ है तो इसके स्लोपों पर ये जो है खेती होती है। जिस तरीके से मान लीजिए कोई एक खेत इन्होंने बड़ा बना दिया इस तरीके से, फिर एक छोटा सा खेत थोड़ा हल्का, फिर इस तरीके से छोटा छोटा।
तो यानी दूर से देखने पर एक सीढ़ी की भांति जो है दिखाई देती है आकृति। तो इस प्रकार की खेती को ये जो है कहते हैं सीढ़ीदार खेती। इस प्रकार की जो है पर जो है चाय की खेती या विभिन्न प्रकार की फसलें होती है। तो मुख्यतः क्या होती है कि जो ये जनजातियां हैं तो ये कुछ 2 प्रकार की खेती करते हैं जो कि काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं यानी ब्रह्मपुत्र के आगे, यानी ये तक जो पूरा हिस्सा है ये हिस्सा हो जाता है आपका पूर्वांचल हिमालय का। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ये वाला हिस्सा जो कि आपका पूर्वा जो है ये स्टार्ट हो जाता है आपका, यानी ये हिस्सा जो था यानी तीस्ता से ब्रह्मपुत्र का जो ये हिस्सा था तो ये हिस्सा था आपका असम हिमालय था। और अब हम बढ़ते हैं पूर्वांचल हिमालय की ओर, यानी यहाँ पर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी से लगा करके अराकान योमा तक का जो हिमालय क्षेत्र है वो कहलाता है आपका पूर्वांचल हिमालय। तो उसकी ओर हम बढ़ते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए। मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको एक एक पॉइंट को बेहतर समझाऊं। तो यानी यहाँ पर जब आप इंटर होंगे इस एरियाज़ में, और इस एरियाज़ में जब हम यहाँ पर इंटर होंगे तो हमें एक ये पूरा जो है अरुणाचल प्रदेश में ही आता है। तो एक पर्वत श्रेणी हमें यहाँ देखने को मिलती है इस तरीके से। ये पर्वत श्रेणी है मिश्मी। क्या है? मिश्मी। इस तरीके से ये उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणी है। ये इसका नाम है मिश्मी। मिश्मी और मिश्मी जो पर्वत श्रेणी है तो इस मिश्मी पर्वत श्रेणी पर जो है यहाँ से एक नदी निकलती है मिश्मी पर्वत श्रेणी से ही, और जो है वो नदी इस तरीके से एक नदी यहाँ से निकलती है मिश्मी पर्वत श्रेणी से ही, इस तरीके से यहाँ से, और आते हुए यहाँ मिल जाती है इससे। और इस नदी का नाम है दिबंग। क्या नाम है इसका? दिबंग। इसे शिकंग भी कहा जाता है, दिबंग नदी। जहाँ पर दिबंग नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र से, यानी इससे सांगपो से, वही उसी के आगे से उसका नाम जो है पड़ जाता है आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो नदी है ये इस श्रेणी को काटती है, और इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची यहाँ पर एक चोटी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर इसका एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कडाफा बुम। कडाफा बुम नाम है उसका, कडाफा बुम। और जो कडाफा बुम है तो ये मिश्मी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक नदी ये काटती हुई आकर यहाँ पर होती, उसी के पैरेलल जो एक नदी यहाँ से और निकलती है इस तरीके से यहाँ से, और ये नदी भी क्या होती है यहाँ से निकलती इस तरीके से और जाकर के फिर इस तरीके से मिल जाती है इससे, और इसको कहते हैं लोहित नदी। क्या कहेंगे इसको? लोहित। तो दिहंग से ये नदी मिलती है, यहाँ पर मिल जाती है इससे ब्रह्मपुत्र से, और उसके बाद लोहित नदी भी जाकर के उसी स्थान पर मिल जाती है, और इसके फिर आगे इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हमने समझ ली। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे उसी के आगे, तो यहाँ पर हमें एक पहाड़ी और देखने को मिलेगी, एक जो है श्रेणी देखने को मिलेगी इस तरीके से, जो कहते हैं पटकाई बुम। क्या कहेंगे? पटकाई बुम। पटकाई बुम। और पटकाई बुम के आगे फिर जो है ये इसका जो है ख़त्म हो जाता है इसका अपना अरुणाचल प्रदेश की सीमा, और फिर हम इंटर होते हैं नागालैंड में। जब हम नागालैंड में इंटर होते हैं तो नागालैंड में हमें कुछ एक प्रमुख जो है पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, एक पहाड़ी जिसे कहते हैं हम नागा की पहाड़ियाँ। नागा की पहाड़ियाँ। इसे नागा हिल भी कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नागा हिल्स, नागा की पहाड़ियाँ। अरुणाचल नागालैंड से ही यानी यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो नागालैंड से स्टार्ट होती है इस तरीके से और जाकर यहाँ असम में थोड़ी दूर तक फैली हुई है। इसे कहते हैं बरेल की पहाड़ियाँ। इसे क्या कहेंगे? इसे बरेल की पहाड़ियाँ कहेंगे। बरेल की पहाड़ियाँ। बरेल की पहाड़ियाँ।
तो ये बरेल की पहाड़ियाँ चूँकि जो है नागा, इसका जो है थोड़ा भाग यहाँ पर है नागालैंड में, उसके बाद फिर जैसे आप यहाँ जाओगे असम में भी थोड़ी फैली है बरेल की पहाड़ियाँ। उसके बाद हम एंट्री होते हैं मणिपुर में। मणिपुर काफ़ी जो है प्रसिद्ध भी है, मैं आगे चर्चा करेंगे क्यों प्रसिद्ध है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। देखिए मणिपुर में आपको यानी एक पश्चिम में और पूर्व में दो समांतर श्रेणी देखने को मिलेंगी। देखिए जो पूर्व में एक श्रेणी आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस तरीके से, एक पहाड़ी जिसे कहेंगे हम पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ। और इसी के साथ जो है समानांतर पैरेलल यहाँ पर यानी पश्चिम में के साइड पे एक पर्वत श्रेणी और हमें देखने को मिलेगी ये, और इसे कहते हैं, इसे कहेंगे हम लैमाटोक की पहाड़ियाँ। क्या कहेंगे? लैमाटोक की पहाड़ियाँ, लैमाटोक की पहाड़ियाँ यानी पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ और लैमाटोक की पहाड़ियों के मध्य जो है मणिपुर का एक जो स्टेट है और उसकी स्टेट में एक ज़िला है जिसका नाम है विष्णुपुर। तो विष्णुपुर ज़िले में ही जो है स्थित है आपकी प्रसिद्ध झील। यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील स्थित है और उस झील को कहा जाता है लोकटक झील। क्या कहेंगे उसे? लोकटक झील। देखिए लोकटक झील बहुत काफ़ी प्रसिद्ध झील है। क्यों प्रसिद्ध झील है? क्योंकि जो लोकटक झील है तो ये झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो बात इसकी है वो सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस झील के अंदर जो है तैरते हुए द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। तैरते हुए द्वीप हमें देखने को मिलेंगे जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। और उन्हीं जो है द्वीपों पर फैला हुआ है एक राष्ट्रीय उद्यान जो दुनिया का सबसे पहला जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम केबुल लामजाओ कहते हैं। और ये जो पूरा इसी तरीके से ये इसी जो फुमदी जो तैरते हुए द्वीप हैं, इन्हीं झील के बीच में जो है वनस्पति युक्त भी जो है ये द्वीप हैं। और इसी झील के बीच में ये छोटे छोटे जो है द्वीप तैरते रहते हैं और उन्हीं छोटे छोटे द्वीपों पर जो है स्थित है आपका जो है केबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान, जो दुनिया का पहला जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इस जो है राष्ट्रीय उद्यान में कई प्रकार की जो है विविध जो है जीवों की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें जो है आप देखोगे तो इसमें सांगाई हिरन एक प्रकार की जो है प्रजाति, जो कि मणिपुर का एक जो है राज्य पशु है, वो पाया जाता है। साथ ही साथ एक यहाँ पर मणिपुर में ही एक प्रमुख और राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहते हैं सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, वो भी जो है मणिपुर में स्थित है। तो मणिपुर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। पहला यहाँ पर जो है लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर स्थित है एक और जो है एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है। क्या है ये? तैरता हुआ। अगर प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आप बता दोगे लोकटक झील में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जब आप यहाँ से जब नीचे आप एंट्री होगे इसके, ये जब आप इंटर होगे आप मिजोरम में, तो मिजोरम में जो है भी आपको कई प्रकार की जो है पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एक पहाड़ी आपको देखने को मिलती है जिसे कहते हैं मीजो की पहाड़ियाँ। क्या कहेंगे? मीजो की पहाड़ियाँ। उसके बाद जब आप इंटर होगे यहाँ पर जो है आपका त्रिपुरा में, तो यहाँ पर भी आपको एक श्रेणी देखने को मिलेगी पहाड़ी जिसको कहते हैं त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। त्रिपुरा की पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ प्रमुख जो झीलें थी या जो ये प्रमुख पहाड़ियाँ थी जो है, तो ये हमने जाना इसको। उसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ इसमें जो है तो इसमें कुछ पूर्वांचल हिमालय के जो है प्रमुख ये पहाड़ियाँ हैं
और कुछ इसमें जो है आपका पूर्वोत्तर की भी पहाड़ियाँ हमने इसमें पढ़ा है। अब हम बढ़ते हैं ऐसी पहाड़ियों की जो हिमालय का भाग नहीं है, ऐसी पहाड़ियाँ जो हिमालय का भाग नहीं हैं और लेकिन वो जो है पूर्वोत्तर भारत में उसको हम देखते हैं। तो उन पहाड़ियों की ओर हम बढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, जब हम इंटर होते हैं मेघालय में, यहाँ पर मेघालय में जब हम एंट्री करेंगे तो आपको 3 जो है प्रकार की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, एक पहाड़ी जब आप यहाँ पर इंटर करोगे तो यहाँ पर आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं गारो, और दूसरी है खासी, और यहाँ तीसरी एक आपको देखने को मिलेगी पहाड़ी जिसको कहते हैं जयंतिया। तो ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं तो ये जो है हिमालय का भाग नहीं है, ये भारतीय प्रायद्वीप का भाग है। मैंने अभी जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ये पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। मेघालय में जब हम क्या क्या देखेंगे, देखिए मेघालय की राजधानी शिलांग है, तो मेघालय की देखेंगे तो मेघालय में हमें 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली है आपकी गारो, दूसरी है खासी और तीसरी है जयंतिया। इन तीनों पहाड़ी में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो पहाड़ी है आपकी खासी पहाड़ी, सबसे ऊंची भी पहाड़ी है ये। तो यहाँ पर एक एक हम सबसे ऊंची और सर्वाधिक वर्षा भी जो है इसी पर होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक जो इसकी जो राजधानी है शिलांग, वो भी कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है, खासी पर ही जो है तो स्थित है मेघालय की राजधानी शिलांग। साथ ही साथ क्या होती है कि ये जो आपकी ये खासी पहाड़ी है और जो ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं इनकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि जब यहाँ से यानी जब बंगाल की खाड़ी से मानसून जब यहाँ पर मेघालय में इंटर होता है तो इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इनकी स्थिति कुछ ऐसी होती है कि जो ये पहाड़ियाँ होती हैं इस तरीके से इनकी स्थिति होती है। तो ये क्या करती है, जो मानसूनी हवाएं होती हैं तो इनके बीच में फंस सी जाती है, इस तरीके से फंस जाती हैं, और जिसके कारण जो है यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से और इसमें जो एक स्थान है जिसका नाम है चेरापूंजी एक स्थान है, और चेरापूंजी के मौसिन राम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी के मौसिन राम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और वर्षा इसीलिए होती है क्योंकि ये जो पहाड़ी है तो ये जो मानसून की जो यहाँ से जो मानसूनी पवनें आती हैं तो जाकर इसके बीच में फंस जाती हैं और वर्षा बहुत ज़्यादा करती है। बात करते हैं हम कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये जो है हिमालय का भाग नहीं है। मैंने भी कहा था आपसे ये भाग है जो है प्रायद्वीपीय पठार का या प्रायद्वीपीय भारत का। कैसे हैं इसको हम समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से आप देख पा रहे हो ये आपका ये पूरा ये आपका हिमालय का है ये, और ये बीच में आप देखोगे यहाँ पर जो इस तरीके से आपको पूरा एक मैदान है जिसको मालदा गैप कहा जाता है, इस तरीके से मैदानी भाग है। यहाँ पर आपको पठार देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत, और ये बीच में आपका मैदान है, और इस तरीके से फिर यहाँ पर आपको ये कैसे ये बीच में यहाँ से जो बीच का जो प्रायद्वीपीय भाग था ये कहाँ गया, इसको हम मैपिंग से समझेंगे। पहले यहाँ पर एक भारत का मैप हम ड्रॉ कर लेते हैं छोटा। कुछ इस तरीके से भारत में आप देखोगे कि जो हमारा भारत का ये जो ये निचला हिस्सा है ये हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। ये हिस्सा जो मैंने बताया था आपको, ये वाला हिस्सा ये था मेघालय, और जो मेघालय है ये मेघालय पठार के नाम से जानता है, और ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो कैसे बीच में जो है ये स्थान देख रहे हो, कैसे यहाँ मैदान है, कैसे यहाँ पर गैप है, तो इसका सीधा वजह है कि जो ये स्थान रहा होगा पहले प्राचीन समय, तो ये भी क्या पठारीय भाग रहा था, लेकिन यहाँ से जो निकली थी नदी गंगा, एक गंगा नदी यहाँ से निकली और यहाँ से एक नदी निकली ब्रह्मपुत्र। तो जब ये नदी दोनों एक यहाँ पर इन्होंने एक रूप ले लिया, एक साथ हो गई, और उसी तरीके से जो ये बीच का जो इन्होंने जो मैदानी जो पठारी भाग था उस पठारी भाग को काट करके जा करके इस तरीके से इसको यहाँ ले जा करके बंगाल की खाड़ी में डंप कर दिया।
पठारी भाग को बंगाल की खाड़ी में डंप कर दिया और उस तरीके से अपने साथ जो ये मिट्टी लेके आई थी, जो सेडिमेंट्स लाई थी, उस सेडिमेंट्स को यहाँ पर जमा करती गई और इस तरीके से यहाँ पर एक गैप की जो है गैप बन गया इस तरीके से। यानी कहने का मतलब है कि ये प्रायद्वीप है, यह मेघालय का प्रायद्वीप और ये फिर इस तरीके से राजमहल की पहाड़ियाँ भी यहाँ हैं और यहाँ जो भारतीय प्रायद्वीप के बीच में गैप जिसे कहा गया जो है मालदा गैप। क्या कहा गया उसे कहा गया मालदा गैप। और इसी मालदा गैप पे यहाँ पर स्थित है आपका, यानी यहाँ पर स्थित है आपका बांग्लादेश और कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पर कुछ भाग उसका पश्चिम बंगाल का भी स्थित है। तो इस तरीके से यानी बीच में जो गैप था नाम जो है मालदा गैप और किस तरीके से वो कट करके जो है यहाँ बंगाल की खाड़ी में गया और किस प्रकार से ये जो हिस्सा रह गया आपका प्रायद्वीपीय भारत का, ये हमने समझ लिया इसको। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए उसके बाद जब हम यहाँ आगे आएंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक पहाड़ी और देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक पहाड़ी श्रेणी देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं मिकिर की पहाड़ियाँ। क्या कहेंगे? मिकिर की पहाड़ियाँ। जो मिकिर की पहाड़ियाँ हैं वो भी जो है हिमालय का भाग नहीं, वो भी जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, मिकिर की पहाड़ियाँ। तो मिकिर की पहाड़ियों के बाद जब हमने ये इतना देख लिया, उसके बाद जब हम आगे आएंगे तो उसके बाद यहीं पर एक नदी हमें देखने को मिलेगी, यहीं पर एक नदी, और इस नदी का नाम है सुरमा नदी। और सुरमा नदी यहीं से होते हुए फिर जाकर के यहाँ से मिल जाती है तीस्ता से, ब्रह्मपुत्र से आगे इस तरीके से। लेकिन इस नदी के पास ही एक स्थान है जिसको कहते हैं सुरमा घाटी। सुरमा घाटी। और सुरमा घाटी के बाद यहीं पर जब आप आगे जब इधर आएंगे आप, तो एक नदी यहाँ पर आपको एक पूरा एक स्थान आपको मिलेगा, दिहंग घाटी। ये कौन सी घाटी है? ये दिहंग घाटी है। तो सुरमा घाटी और दिहंग घाटी के मध्य जो है एक 350 किलोमीटर लंबा एक जो है एक क्षेत्र पाया जाता है जो पेट्रोलियम के भंडार के लिए जाना जाता है। यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है ये पूरा क्षेत्र जो है लगभग 350 किलोमीटर का क्षेत्र है, 350 किलोमीटर का क्षेत्र है। और ये जो पूरी जो क्षेत्र है ये पेट्रोलियम के भंडार के लिए जाता है। भारत में खनन से जो सबसे पहले जो पेट्रोलियम निकाला गया था वो तो उसी तरीके से यही सुरमा घाटी से निकाला गया था। सुरमा घाटी में जब हम जाएंगे तो सुरमा घाटी और जो है दिहंग घाटी में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है तेल ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है। उसमें जो है जब आप हम सुरमा घाटी की ओर जाएंगे तो सुरमा घाटी में हमें एक दुलियाजान एक स्थान है, वहाँ से तेल जो है निकाला जाता है। उसके बाद डिब्रूगढ़। तो 2 स्थान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये 2 स्थान यहाँ हम लिख देते हैं। एक स्थान ये सुरमा घाटी में, एक स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर लिख देते हैं दुलियाजान। और एक स्थान यहीं पर और भी हमें देखने को मिलेगा, ये सुरमा घाटी में स्थित है, इसे कहेंगे डिब्रूगढ़। तो ये जो 2 स्थान हैं ये देखने को मिलेंगे सुरमा घाटी में। दिहंग घाटी में भी जो है हमें 2 स्थान देखने को मिलेंगे। दिहंग घाटी यहीं पर भी हमें भी 2 स्थान देखने को मिलेंगे। एक स्थान हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ये है डिगबोई, इसका नाम है डिगबोई। और एक स्थान हमें यहाँ देखने को मिलेगा जिसका नाम है नाहरकटिया। तो ये 2 ऐसे जो है ये क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है तो हमें देखने को मिलेंगे, जो है ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर तेल की जो है ज़्यादा जो है यहाँ पर चीज़ें होती हैं, जो तेल ज़्यादा निकाला जाता है इस तरीके से यहाँ पर। उसी तरीके से ये प्रमुख जो है क्षेत्र मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम जो है बढ़ते हैं यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा हिमालय है, तो हिमालय इस तरीके से, हिमालय की जो अवस्थिति कैसी है, पश्चिम से पूर्व है। यानी इस हिमालय जो है हमारा इस तरीके से हिमालय हमारा फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है। यानी हिमालय पहले यहाँ से यहाँ है। उसके बाद आप देखोगे हिमालय में एक प्रकार से जो है इस तरीके से हिमालय मुड़ भी जाता है। इस तरीके से हिमालय जब आप देखोगे तो यह मुड़ जाता है। तब इसकी जो है पश्चिम से पूर्व से जो है इसकी दिशा बदल के हो जाएगी
उत्तर से दक्षिण, यहाँ दक्षिण हो जाएगा। कैसे ये होता है? तो जब हिमालय आप देखोगे कि हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये सारी श्रेणियाँ जब यहाँ पर आएंगी तो इनकी जो बीच की, यहाँ से जब ये पश्चिम से निकलेंगे तो इनकी जो बीच की दूरी होती है वो लगभग ज़्यादा, चौड़ाई जो ज़्यादा होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे समीप आती जाती हैं, इनके जो बीच की चौड़ाई होती है वो कम होती जाती है, एकदम कम होती जाती है। और उस तरीके से एक स्थान ऐसा आता है, आप इसको देख सकते हो इस तरीके से, ये यहाँ से निकलेंगे तब इनकी जो बीच की दूरी होती है वो थोड़ा ज़्यादा, फिर इस तरीके से कम, फिर इस तरीके से एक अंत ऐसा वक्त आता है कि जो तीनों जो श्रेणियाँ होती हैं वो जाकर यहाँ मिल जाती हैं। तो इनकी जो बीच की जो इसका जो दिशा चेंज होता है, इस तरीके से आप देखोगे कि पश्चिम से पूर्व, यानी जब ये पूर्वांचल जो हिमालय है वो मुख्य हिमालय से एक जो है अक्ष संघीय मोड़, जिसको हम सिंटेक्सियल बेल्ट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब ये क्या होता है कि जो है यहाँ हम लिख भी देते हैं कि पूर्वांचल हिमालय अक्ष, पूर्वांचल हिमालय मुख्य हिमालय से, ये जो पूरा देख पा रहे हो इधर का जो भाग है, ये दिहंग नदी का इधर वाला भाग, ये मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है। तो पूर्वांचल हिमालय मुख्य हिमालय से अक्ष संघीय मोड़ के द्वारा उसके जो है दिशा में बदलाव हो जाता है, उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है। और वो जो है पश्चिम से पूर्व से उत्तर से दक्षिण हो जाता है। यानी यहां पर एक मोड़ है जिसको कहते हैं हम अक्ष संघीय मोड़, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सिंटैक्सियल बेल्ट या सिंटैक्सियल बैंड। इसको हेयर क्लिप बैंड भी कहेंगे क्योंकि एक हेयर क्लिप बैंड की आकृति भी रहती है इसको, तो इसे सिंटैक्सियल बैंड कहेंगे। तो क्या होता है कि जो पूर्वांचल हिमालय होता है ये मुख्य हिमालय से संघ अक्षीय जो है अक्ष संघीय मोड़ के द्वारा इसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, और ये पश्चिम से, यानी यहाँ से लगाकर ये पश्चिम से पूरब रहता है, लेकिन जब ये मोड़ के द्वारा इसकी जो दिशा होती है इस महान हिमालय की या इस हिमालय की, तो उत्तर से दक्षिण हो जाती है। उसी तरीके से क्या होगा कि इस यहाँ का जो ये हिस्सा हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये क्योंकि अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है तो ये जो है तिब्बत से भी जो है इसकी जो है बॉर्डर लगता है और म्यांमार से भी लगता है। उसी तरीके से जब ये म्यांमार में जो हिमालय यहाँ जो मुड़ता है इसके अक्ष संघीय मोड़ के द्वारा, तो भारत में तो ये हिमालय रहता है, लेकिन जब इसका नाम यहाँ बदल करके अराकान योमा हो जाता है, क्या हो जाता है, अराकान योमा का नाम हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक मीजो पहाड़ियों पर एक आपको एक जो है पर्वत जो है आपको देखने को मिलेगा, एक ऊंचा शिखर है जिसको कहते हैं ब्लू माउंटेन। क्या कहेंगे इसे, ब्लू, ये ज़रूरी था बता देते हैं आपको, ब्लू माउंटेन जो है, तो ये मीजो पहाड़िया की सबसे जो है ऊंचा माउंटेन है। और उस तरीके से क्या होता है कि ये पूर्वांचल हिमालय का सबसे दक्षिणी छोर भी है। तो जो ब्लू माउंटेन है ये आपका पूर्वांचल जो है, इस तरीके से आप देखोगे पूर्वांचल हिमालय का सबसे दक्षिणी छोर जो है ब्लू माउंटेन भी है। तो चलिए इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है रिवीजन करने में। सबसे पहले रिवीजन से क्या रहेगा कि चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा जो है फिट बैठ जाएंगी, और एक बार इसका रिवीजन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन का स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ही जो है सिक्किम से ही। और सिक्किम से हमने आपको बताया था कि सिक्किम में ही स्थित है दार्जिलिंग की श्रेणी जो फैली हुई है पश्चिम बंगाल से, और उसी में जो है आप एक चुंबी घाटी है जिससे जो है सिक्किम से तिब्बत जाया जाता है, और यहीं पर जो है सिक्किम जो है कंचनजंगा में स्थित है आपका एक प्रसिद्ध जो है एक
एक कंचनजंगा ही एक पर्वत श्रेणी स्थित है यहीं पर आपकी, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ जो है दर्रे भी मैंने आपको बताए थे दो। उसके बाद हम आगे बढ़े थे अरुणाचल जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आका, डफला, मेरी और अबोर, ये कुछ जो है 4 पहाड़ी जो है पर्वत श्रेणियाँ थी, जो कि जो है भाग थी आपकी शिवालिक की। और शिवालिक की भाग थी जो इन नदियों ने, भरेली, राम जो है रागानंद और सुबनश्री ने इन जो है श्रेणियों को काट दिया था, जिससे इनका नाम अलग अलग हो गया था, आका, डफला, मिरी और अबोर। तो इन्हीं आका, डफला, मिरी और अबोर के नाम से जो है तो वहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं जो कि जो है झूम कृषि और सीढ़ीदार कृषि करती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े थे अरुणाचल प्रदेश में, तो मैंने आपको बताया था एक जो पहाड़ी आपको मैंने बताई थी, जो मिश्मी पहाड़ी है, और मिश्मी पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा जो एक माउंटेन है जिसका नाम है कडाफा बूम। उसी तरीके से और एक दिहंग नदी निकलती है जो जाकर किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर असम में इंटर होती है, और उसके बाद से जो इस नदी का जो नाम है सांगपो का नाम जो है हो जाता है ब्रह्मपुत्र। उसके बाद एक नदी लोहित भी आकर के जो है इसी स्थान से यहाँ पर जुड़ती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में एक श्रेणी मैंने और आपको बताई थी पतकाई बूम, ये भी अरुणाचल प्रदेश की श्रेणी थी। उसके बाद हमने जो है नागालैंड में देखा था कि नागालैंड में हमने पहाड़ी नागा हिल्स पढ़ा था, आपको नागा की पहाड़ियाँ बताई थी। उसके बाद जब हम यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि नागालैंड की एक पर्वत श्रेणी यहाँ से निकलती है जो कि असम तक फैली हुई होती है, जिसको हमने बरेल की पहाड़ियाँ बताई थी आपको। और मैंने ये भी कहा था कि जो इसका कुछ हिस्सा यहाँ नागालैंड में है और इसका कुछ हिस्सा जो है तो असम में है। उसके बाद हम आगे बढ़े थे मणिपुर में। तो मणिपुर में मैंने आपको कहा था कि मणिपुर में समानांतर जो है 2 श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी, एक है पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ और एक है लेमाटोल की पहाड़ियाँ। तो पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ और लेमा जो है टोल की पहाड़ियों के मध्य जो है विष्णुपुर ज़िले, यानी मणिपुर का एक ज़िला है विष्णुपुर, तो उसी के पास जो है एक झील है, लोकटक झील पाई जाती है। और उस झील में जो है तो छोटे छोटे द्वीप तैरते हैं जिन्हें जो है हम फुमदी कहते हैं, और उन्हीं द्वीपों पर फैला हुआ है जो है आपका दुनिया का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिस पर जो है चीज़ें मैंने आपको बेहतर बता दी थी। उसी तरीके से जब हमने आगे बढ़े थे तो हमने मीजो की पहाड़ी आपको बताई थी, और मीजो की पहाड़ी पर मैंने जो सबसे इसका जो इसका सबसे उच्च पर्वत था वो मैंने आपको बताया था, जिसका नाम था जो है ब्लू माउंटेन, जो कि पूर्वांचल हिमालय का सबसे दक्षिणी बिंदु था। उसकी ओर हम आगे बढ़े थे तो त्रिपुरा की पहाड़ियाँ जो थी ये त्रिपुरा में स्थित थी। उसके बाद हम आगे बढ़े थे मेघालय में। तो मेघालय में हमने आपको बताया था गारो, खासी, जयंती नाम की 3 पर्वत जो है आपको मैंने पर्वत बताए थे, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ का जो एक स्थान है चेरापूंजी का मौसिनराम, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद फिर हम यहाँ एक मिकिर की पहाड़ी बताए थे, जो मिकिर की पहाड़ी है वो भी स्थित है कहाँ पर आपकी, तो वो स्थित है आपकी अरुणाचल जो है आपकी असम में स्थित है। और वहीं पर 2 मैंने आपको बताया था कि सुरमा घाटी से लगाकर के दिहंग घाटी तक का जो एक क्षेत्र था, लगभग 350 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र था, और इस क्षेत्र में जो है पेट्रोलियम के भंडार बहुयात मात्रा में पाए गए हैं। और इन क्षेत्र में ही जो है हमें जो है प्रसिद्ध जो है कुछ क्षेत्र देखने को मिले हैं, जैसे तरीके से आप डिब्रूगढ़, उसी तरीके से जो है आपका एक था आपका डिब्रूगढ़ था, और आपका एक स्थान और था आपका डुलियाजान था। उसी तरीके से दिहंग में मैंने आपको बताया था कि नाहरकटिया था, डिगबोई था, ये सब चीज़ें। उसी तरीके से एक स्थान यहाँ पर और है जो पाया जाता है यहीं पर, जिसको कहते हैं शिव सागर। क्या कहेंगे? शिव सागर भी जो है एक पेट्रोलियम का एक क्षेत्र है, जहाँ से भारत के लिए पेट्रोलियम का जाता है। ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी भारत की आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम निकलना एक आसान बात नहीं होती, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो पेट्रोलियम यहाँ से निकाला जाता है और उसके बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी जो है सहायक होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई थी। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये जो मेघालय का जो मेघालय है, और मेघालय में जो हमें स्थित हैं 3 पहाड़ियाँ, तो ये जो है हिमालय का भाग नहीं है, ये भारतीय प्रायद्वीप का भाग है। मैंने आपको बताया था कैसे इनके बीच में, यानी यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग था और यहाँ ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत था, लेकिन बीच में कैसे यहाँ पर कैसे मैदान बन गया, कैसे मालदा गैप बना, ये भी मैंने आपको मैपिंग के द्वारा समझाया था कि किस प्रकार से चीज़ें इसमें बनी थी। तो आशा है कि आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।